तो मैं मतलब उन सबको पता है मेरी मंडली को कि मैंने सबकी शादियों में बर्तन मैंने धोना होता था, तो वो सबको पता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मैंने पूरे शहर के बर्तन धोए हुए हैं उस दौरान। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम करने वाले चंद मिलते हैं। जब आती है साहब मुसीबत तो पुलिस के अलावा लगभग सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। उनके जीवन काल में जो इतिहास में चीजें छूट गई उनसे, जिन्हें वो आज भी याद करते हैं, जब अकेले में होते हैं राजेश चेची तो अपने आप से क्या बात करते हैं। आप देख रहे हैं ATN न्यूज। दर्शकों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आप पुलिस अधिकारियों को ये कहते होंगे कि ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग वैसा करते हैं, ये सुनते नहीं है, सुनवाई में देरी करते हैं। पर कहीं ना कहीं आपको अगर कभी पुलिस से ऐसा वास्ता पड़ा हो कि जहां पर आपको ये नज़र आया हो कि साहब इस वक्त हमें यार, रिश्तेदार, परिवार कोई नज़र नहीं आ रहा जो आपकी सहायता कर पाए, आपको उस वक्त एक पुलिस अधिकारी नज़र आता है और वो पुलिस अधिकारी जब आपकी सहायता करता है तो आप अपने मन ही मन कहते होंगे कि भगवान करे इनकी उम्र लंबी हो और ये ऐसे ही लोगों की सहायता करते रहें। और मैं इस सीरियस था ही नहीं पढ़ाई के लिए। मैं मतलब जो महानिखट्टू बच्चे जो होते हैं ना जी, मैं उनमें से मेरी गिनती होती थी। निखट्टू का मतलब ऐसे कोई शरारत, बदतमीजी, नशा ये वो कुछ नहीं था, परंतु वैसे पूरा दिन गिल्ली डंडे, कंचे, पतंग उड़ाना और वो मस्ती करना। कंचे छुपाते भी थे सर पापा के डर से? बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमारी पूरी मंडली थी जो मेरे 3-4 क्लास फेल है, वो सारे आजकल तो बिजनेस करते हैं, नौकरी में मैं ही आया हूँ। गैंग? हाँ, बच्चों वाला गैंग था वो। हमें कहीं कोई सफ़ेद कबूतर कहीं पता चल गया किसी घर में है, वहाँ से कैसे कैसे लेके आना है, कहीं कोई बिल्ली ढूंढनी है, कोई बंदर पालना है, मतलब कोई ऐसा जानवर नहीं जो नहीं पाला हुआ हमने उस दौरान। दोनों ही रूप हैं पुलिस के। और जिन्हें आप मेरे साथ अब देख रहे हैं राजेश चेची जी हैं। और राजेश चेची जी DSP हैं, CM फ्लाइंग हेड हैं यहाँ फरीदाबाद में। और फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी काफ़ी ज़िले देखते हैं आप, 5 ज़िले हैं। आप अक्सर खबरें देखते होंगे, आज ये डिपो होल्डर पकड़ा गया जिसने गरीबों का राशन खुर्द बुर्द किया, आज ये डॉक्टर पकड़ा गया, डिग्री नहीं थी, डॉक्टरी कर रहा था। मतलब अनगिनत ऐसे केस हैं जो इन्होंने लोगों के सामने उजागर किए, उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। पर आज हम ये जानेंगे कि राजेश चेची DSP हैं, एक अधिकारी हैं और अपना जो कार्य हैं उसे पूर्ण निष्ठा से करते हैं। ये आप सभी लोगों के सामने हैं। आज हम राजेश चेची के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानेंगे। राजेश चेची अपने बचपन के उन क्षणों को जब याद करते हैं, क्या सोचते हैं, उनके जीवन काल में जो इतिहास में चीज़ें छूट गई उनसे, जिन्हें वो आज भी याद करते हैं, जब अकेले में होते हैं राजेश चेची तो अपने आप से क्या बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। चेची साहब, उपलब्धियां आपके साथ बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। शायद ही फरीदाबाद का कोई ऐसा अधिकारी होगा किसी भी विभाग का, और शायद ही कोई ऐसा समाज सेवी होगा, शायद ही कोई ऐसा मुख्य पत्रकार होगा जो आपके नाम से, आपके काम से, आपके चेहरे से वाकिफ ना हो जी। पर कहीं ना कहीं हम सभी लोगों की एक ये इच्छा रहती है कि राजेश चेची का पर्सनल व्यक्तित्व क्या है। कहाँ से शुरुआत करी जाए? बचपन से, जन्म से बताता हूँ। जन्म से। मेरे मेरे फादर एक्चुअली पुलिस में थे। हमारा गांव तो जिला रोहतक में पड़ता है, परंतु मेरे फादर क्योंकि पुलिस में थे और उनकी नौकरी ज़्यादा नारनौल रही, और तो मैं नारनौल ही जन्म हुआ मेरा। पुलिस लाइन नारनौल के, यानी खून से ही पुलिस है यानी कि। और नारनौल से ही मैंने वहीं हमारा एक स्कूल है, पहले मनोज मालती स्कूल था, फिर एक SDI स्कूल था, वहाँ से मैं पढ़ा। उसके बाद मैं उस स्कूल से पढ़ने के बाद जब मैं कॉलेज में आया, मेरी मदर जो बीमार रहती थी। हम 4 बहन भाई हैं, तो 4 में से एक भाई जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था उस दौरान वो ऐसा हुआ मामला, वो छोड़ गया था हमारे को, एक्सपायर हो गया था। 2 बहन और 2 अब मैं अकेला हूँ। तो उस समय माँ क्योंकि बीमार रहती थी तो मेरे पिताजी की ये इच्छा रहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो उन्होंने मेरे को 10वीं के बाद मेरे को प्रेप होती थी, उस टाइम +2 नहीं होती थी, मेडिकल में एडमिशन दिलवा दिया। और मैं सीरियस था ही नहीं पढ़ाई के लिए। मैं मतलब जो महानिखट्टू बच्चे जो होते हैं ना जी, मैं उनमें से मेरी गिनती होती थी। निखट्टू का मतलब ऐसे कोई शरारत, बदतमीजी, नशा ये वो कुछ नहीं था, परंतु वैसे पूरा दिन गिल्ली डंडे, कंचे, पतंग उड़ाना और वो मस्ती करना। कंचे छुपाते भी थे सर पापा के डर से? बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमारी पूरी मंडली थी जो मेरे 3-4 क्लास फेल है, वो सारे आजकल तो बिजनेस करते हैं, नौकरी में मैं ही आया हूँ। गैंग?
हाँ, बच्चों वाला गैंग। गैंग था वो। हमें कहीं कोई सफ़ेद कबूतर कहीं पता चल गया किसी घर में है, वहाँ से कैसे कैसे लेके आना है, कहीं कोई बिल्ली ढूंढनी है, कोई बंदर पालना है, मतलब कोई ऐसा जानवर नहीं जो नहीं पाला हुआ हमने उस दौरान, जो घर में ले आ के खरगोश तो चूहा तो सब। कभी वो जो एक वो जो होता है ना जंगली चूहा जिसको जिसमें कांटे होते हैं। कांटे वाला चूहा, वो भी पकड़ लाए थे एक बार तो घर में पालने के लिए। तो मतलब अच्छे खुराफाती लोग थे। पर फिर ये था कि मेडिकल पढ़ना पड़ेगा, तो पर मैं मेडिकल में हो गया फेल। और जैसे फेल हुआ तो उसी साल से हरियाणा में +2 वाला सिस्टम आ गया। तो एक साल तो ख़राब हो चुका, अब आपको एक साल की बजाय 2 साल और लगाने हैं। तो मेरे को सलाह दी गई कि राजस्थान में अभी नहीं है +2 सिस्टम, तो आप राजस्थान में चले जाओ। तो क्योंकि नारनौल से राजस्थान बिल्कुल टच है, तो 16 किलोमीटर दूर एक गांव था शिमला, जिसको बोलते हैं राजस्थान का गांव है शिमला। तो मैं शिमला में मैंने हायर सेकेंडरी में एडमिशन ले लिया। तब फिर हमारे पिताजी बोले भाई मेडिकल में ही लेना है, भाई आर्ट्स नहीं पढ़नी। तो शिमला में साइकिल पे जाता था, एक कृष्ण था मेरा साथी, फौजी में भर्ती होकर रिटायर भी हो लिया वो हम दोनों साइकिल पे जाते और वहाँ से साइकिल पे आते और मस्ती वही रास्ते में कहीं मटर खाने किसी के चोर के, कहीं कुछ करना इस तरह का। मूली उखाड़ के खेतों में से। वही सारे काम जी। तो फिर मैं, आपको आश्चर्य होगा, मैं फिर फेल हो गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ हिंदी मीडियम था। और मैं उस ज़माने में, आज से 50 साल पहले, कोई आदमी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ता था, पर मेरे फादर ने मेरे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया शुरू से ही। तो फिर वही सारा आवागमन में ही सफ़र निकल गया, फिर फेल हो गया। फिर बोले नहीं कोई बात नहीं, तू फिर पढ़, तीसरी बार बनना डॉक्टर है बेटा। 2 साल तो बर्बाद हो चुके 2 थे साल आपके। तो हो चुके। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की जी, मैं बन लिया जो बनना था, मेरे को आर्ट्स लेके मेरी ग्रेजुएशन कर लेने दो, पढ़ लेने दो, ताकि मैं कर लूँ। ठीक है जी। फिर हमारे ही घर के पास एक छोटा सा स्कूल था, गांधी हाई स्कूल नाम था। उसमें गांधी हाई स्कूल में मैंने, छोटे बच्चे प्राइमरी वाले, तो अब मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया था, पढ़ा ही सकते हैं, ऐसा स्कूल था उस टाइम। तो छोटा, अब वो बड़ा स्कूल बन गया, अब तो मान्यता प्राप्त बढ़िया। तो मैंने वहाँ स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। पूरा दिन मैं ट्यूशन पढ़ाता था, घरों में जा के, कुछ बच्चे घर भी आते थे, और मैं साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन शुरू कर दी। मैंने मतलब हायर सेकेंडरी करी, फिर मैंने कोरस्पोंडेंस से राजस्थान से, और हायर सेकेंडरी के बाद मैंने ग्रेजुएशन भी राजस्थान से ही करी, वो भी कोरस्पोंडेंस से करी। मतलब उसके बाद फिर मैंने, घर से पैसे मैं देता ही था 1000-2000 रुपये महीने के, पर मैं उनसे नहीं लेता था। तो फिर जब मेरी ग्रेजुएशन होगी तो फिर मैंने MD यूनिवर्सिटी रोहतक में एडमिशन लिया। वहाँ भी मैं ट्यूशन पढ़ाता था घरों में जा के। और मैंने संस्कृत से MA की, फिर यूनिवर्सिटी में ही रह के, हॉस्टल में रह के, यूनिवर्सिटी से मैंने संस्कृत से MA की। और फिर वापस आके फिर एक स्कूल में लग गया वहाँ नारनौल में। फिर एक मैंने BEd शुरू करी कोरस्पोंडेंस से। इसी दौरान मैं हरियाणा पुलिस में ASI लग गया। वो उस दौरान मैंने बहुत सारे टेस्ट वैसे क्लियर कर लिए थे, फिर मैं होशियार हो गया था, क्योंकि मैंने हरियाणा, होशियार तो आप पहले भी थे, पर शरारतों की तरफ। हाँ, दिमाग उधर चलता था। फिर मैंने दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर का, CPO का, CRPF BSF वाला सब इंस्पेक्टर का, हरियाणा एक्साइज इंस्पेक्टर का, हरियाणा पुलिस का ASI का, कई टेस्ट पास हुए, और इनमें से फिर मेरा ये सिलेक्शन हो गया हरियाणा में। दिन में बड़ी व्यस्तता रहती है आपकी, कभी यहाँ रेड कभी वहाँ रेड। कभी कभी काम के दौरान, व्यस्तता के दौरान, अपने किसी बचपन के मित्र की याद आती है? दरअसल मैं ज़्यादा अपने साथ रहता हूँ, वैसे तो परिवार भी है, सारे यार दोस्त हैं मेरे में, 14,000 के करीब कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे फ़ोन में। वो जो शरारत में शरीक हुआ करते थे आपके साथ, उनमें से? वो तब से, जब बचपन से लेके अब तक सब संपर्क में है। मतलब ऐसा भगवान की दया से कोई एक आधा ही आदमी होगा जो टच में आया और वो किसी कारण से हट गया, वरना तो सब चलते हैं साथ ही। क्योंकि अपेक्षाएं ज़्यादा नहीं रखोगे ना, तो कोई ऐसा नहीं है, सब ठीक हैं, सब अच्छे हैं। संबंध टूटने का कारण महत्वाकांक्षाएं और इस तरह की अपेक्षाएं हैं, और अगर महत्वाकांक्षाएं और किसी अपेक्षा नहीं होंगी तो संबंध बने रहेंगे। तो ये तो दर्शकों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। बातों बातों में कहीं एक ये निकल के आया कि 14,000 नंबर इनकी फ़ोन बुक में हैं। और जब मैंने इनसे, चेची साहब से पूछा कि जो बचपन के आपके मित्र थे, क्या आज वो भी संपर्क में हैं, तो वो सभी संपर्क में हैं। और लगातार ये जो लिस्ट है इनकी बढ़ती जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही बढ़ती रहे। पर वो लिस्ट आपके मित्रों की, आपके जानकारों की लगातार बढ़ती रहे, उसके लिए मूल मंत्र ये है कि महत्वाकांक्षाएं और अपेक्षाएं ना करें उनसे। जो हो जाए वो बेहतर। अगर आप महत्वाकांक्षाएं और अपेक्षाएं रखेंगे अपने जानकारों से, तो कहीं ना कहीं संबंधों में खटास आने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक। और क्या राजेश जी क्या हैं शख्सियत ये कि भाई इंटेलिजेंट तो थे, ध्यान पहले शरारतों की तरफ था, समय थोड़ा सा बदला, थोड़ी सी परिपक्वता आई, उम्र बढ़ी, तो वो जो इंटेलिजेंस ही थी वो चली गई पढ़ाई की तरफ। नहीं, मैं बचपन से ही ना, मतलब स्कूल में जैसे 5वीं तक तो कोई पूछता नहीं, पर छठी ऑनवर्ड्स जितने कल्चरल एक्टिविटी होती थी, फिजिकली तो कमज़ोर था मैं, तो कल्चरल एक्टिविटी जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, चाहे मैंने कव्वाली में पार्टिसिपेट करना हो, चाहे समूह गान में, चाहे 1 एक्ट प्ले में, चाहे प्ले में, तो मैं पार्टिसिपेशन मेरा रहता था।
रामलीला में चाहे राम की सेना बननी पड़े, बड़ा रोल ना बना तो चाहे हनुमान की सेना, उधर रावण की सेना में काले कपड़े पहन के खड़े होना पड़ो, पर मैं थिएटर में यानी स्टेज पे रहा और मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक रहा। जब मैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि फिर मैं बीच में 4-5 साल मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं स्कूल में मैं अपना डायरेक्टर था। मैंने एक प्ले तैयार करवाया था बच्चों का जो बड़ा फेमस हुआ, वो हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता था 20 मिनट के अंदर, चैलेंज सुपर था वो मेरा। कुछ उसका एक ऐसा डायलॉग जो सुन के दर्शक हर्षित हो पाए। उसमें साहब अब ऐसे तो नहीं है, मैं अब याद आएगा तो बताऊंगा आपको वैसे अभी, परंतु वो ऐसे फजूल की स्टोरी भी था। एक राजा था, उसको नकली राजा, पागल राजा था, उसकी स्टोरी थी। और उसमें रात को एक सीन आ जाता है सोने का, कि सो जाते हैं कि भाई 4 दोस्त हैं, वो सो जाते हैं कि खीर बनाई थी वो बच गई, सुबह कौन खाएगा। उसी में बीच में एक पार्ट आता है फिर, तो वो कहते हैं जो अच्छा सपना देखेगा वो खाएगा, सो जाओ सारे। और वो सारे सो जाते हैं। सुबह जब वो उठते हैं तो देखते खीर गायब है, तो कहते हैं यार खीर, भले सपना सुनाओ भाई, चलो पहले खीर तो बाद में देखी, कि सपना सुनाओ। तो एक सुनाता जी, मेरे भगवान आए, मेरे को स्वर्ग का राजा बना दिया, एक करा मेरे को पृथ्वी का, एक करा मेरे को तीनों लोकों का, चौथा बोला तू बोला दे मेरे तो भाई रात ने आए भगवान, और मेरा हमारी गदा मेरे कमर में। कह रहा तू कैसा मोलड़ा आदमी, तू सो रहा है, साले खीर यहाँ रखी है। बोला फिर, बोला खीर खानी मारूंगा तेरा अभी जान से। बोला जी मैं वह खीर खा गया। तो बोला देखियो रे सच में खा गया, देखा तो बड़ा खीर तो ये खा गया। तो मतलब एक मेन उद्देश्य खीर खाने का था, सपना देखने का नहीं था। तो उसने सपने में ही खीर खाने का आदेश जो है वो भगवान से ले लिया। तो अमूमन ऐसी शरारतें जो है बचपन में लोग करते हैं। और नाटक के माध्यम से चेची साहब ने उस वक्त जो एक नाटक लिखा और उसका रूपांतरण किया, तो ये बड़ा ही एक हास्यप्रद प्रसंग। चेची साहब, इसके अलावा जैसे यूनिवर्सिटी में थे ना, तो हम अपना जैसे होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर जोन लेवल पे, फिर इंटर जोनल, और फिर इस तरह से हम नेशनल लेवल तक भी 3rd पोजीशन रही थी हमारी। BHU वाराणसी में एक प्ले था हमारा, तो वहाँ हम गए। तो वो जो मेरे जो उसमें प्ले में जो साथी हैं, वो एक जज लगे हुए हैं अभी, जो उस प्ले में थे मेरे साथ। उसमें खासियत ये थी, उस प्ले में सिर्फ मैं ही था जो कपड़ों में था, बाकी सब का रोल ही कच्चे कच्चे में था टोटल। अब उनमें से कोई लेक्चरर है, कोई जज है, पर वहाँ वो मैं फ़ोटो उनको भेजता हूँ पुरानी, भाई तुम तो कच्चे कच्चे में रहा करते मेरे सामने। बड़ा अच्छा लगता है वो फ़ोटो भेजने के बाद। फिर उनका कॉल आता होगा आपके दोस्तों का, और उसके बाद फिर घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, कितना समय निकल जाए बातें करते करते पता नहीं चलता। क्योंकि पुराने दोस्त होते ही ऐसे हैं। 10 को आपके भी होंगे, आप उन्हें याद करते होंगे। संपर्क में नहीं है तो, और अगर संपर्क में है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनसे बातें भी करते होंगे। मैं बात बचपन की बताऊँगा जो, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगा। एक्चुअली आजकल तो शादियों में, ब्याह में या फंक्शंस में वेटर्स का काम हो गया ना। अब तो आप कॉन्टैक्ट दे दो। पहले आज से 25-30 साल पहले आप यार दोस्त या घर के रिश्तेदार ही मिल के सब करते थे काम। कोई भाई सब्जी काट रहा है, कोई आटा गूंथ रहा है, कोई ऐसे हलवाई होता था बस, बाकी वर्कर तो हम घर के ही होते थे। तो हमारी मंडली में जो भी 20-30 लोग थे, तो उस जिसके घर में भी कभी शादी हुई या कोई फंक्शन हुआ, चाहे वो बेटे की है, बेटी की है, खुद की है, बहन भाई की, किसी की भी है उनमें से, तो मैं मतलब उन सबको पता है मेरी मंडली को, कि मैंने सबकी शादियों में बर्तन मैंने धोना होता था। कि वो काम ऐसा होता था जो सब बचते हैं उससे करने से। तो मैं अपने खास तौर पे शादियाँ ज़्यादा सर्दियों में होती हैं, तो अपने बैठ जाना, एक पतीला गर्म पानी भरवा लेना, एक ठंडे पानी का, और बैठ के तुम रखते रहो, भाई मैं साफ करता रहूँगा। पहले जानकारों की गंदगी दूर किया करते थे, अब समाज की गंदगी दूर कर रहे हैं। तो वो सबको पता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मैंने पूरे शहर के बर्तन धोए हुए हैं उस दौरान। और अभी भी अब समाज में जितने भी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें धोने का काम हो रहा है। नहीं, आपको अगर अपनी ईगो खत्म करनी है ना, हाँ, तो आपको मैं बर्तन धोने शुरू कर दो, आपके अंदर से ईगो खत्म हो जाए, गारंटी की बात है। अभी मैं और कौशिक साहब जब रास्ते में आ रहे थे आपके ऑफिस के लिए, तो मेरी बात हो रही थी कौशिक साहब से कि एक वकील, डॉक्टर और एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन तीनों के अंदर एक खूबी ज़रूर होनी चाहिए। और अगर वो खूबी नहीं है तो वो एक बेस्ट अपने प्रोफेशन में नहीं हो पाता। और वो खूबी है क्रिएटिविटी की। अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो एक वकील ढंग से अपने केस की पैरवी नहीं कर पाएगा। कौन कौन से उसके अंदर सेक्शंस के हवाले उसको देने हैं, CRP के कौन से सेक्शन के हवाले देने हैं, वो नहीं कर पाएगा। एक सर्जन को अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो वो असंभव, जो एक कहते हैं ना कि सर्जरी, वो नहीं कर पाएगा। ऐसे एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, वो कई एंगल से एक केस को देखता है कि वो केस सॉल्व हो जाए। और जैसा कि आपने बताया कि आपने एक ड्रामा भी लिखा, उसका फिर रूपांतरण भी किया, तो ये भी एक क्रिएटिविटी। तो मेरा जहाँ तक मानना है वो ये है, जिस हिसाब से आप छापे डालते हैं, नए नए तरीके से नए नए चीज़ ढूंढ के निकालते हैं, तो वो जो बचपन में आपने किया, जो क्रिएटिविटी आपके अंदर थी, उसी का ही नतीजा मानते हैं। इसमें तो खैर हो सकता है वो भी हो, परंतु इसमें तो मैं सारा श्रेय देता हूँ आम जन को या मेरे पत्रकार भाइयों को, क्योंकि बहुत सारी खबरें
बाहर से आती हैं सब लोगों से ना, हम तो लिमिटेड हैं, कितना कर पाएंगे या सर्कल में भी कितना ढूंढ पाएंगे। तो ये बस सबका प्यार है कि सूचना तो बाहर से ही आती है जी, कोई ना कोई सज्जन पुलिस वाला या पब्लिक वाला या कोई पत्रकार भाई या कोई ना कोई देता है हमारे को। कई बार आजकल थोड़ा ज़्यादा होने लगी ना, तो थोड़ी झूठी खबरें भी आने लगी हैं अब, तो उससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। अब कह तो कुछ पाते नहीं, पर चलो कई बार लोग पार्टीबाजी के चक्कर में या कोई पर्सनल ग्रीवेंस खत्म करने के चक्कर में झूठी खबरें भी देने लग गए, जो गलत है। पर वो उसमें तो मैं मेरा श्रेय की बजाय मैं सोचता हूँ कि सभी का सहयोग जो है वो है वैल्यूएबल। समाज के लिए, समाज में घूम रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए चेची साहब ने बिल्कुल साफ संदेश दिया है कि जब कभी भी आप कोई भी गुप्त सूचना इन तक पहुंचाएं तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो आपसी द्वेष से संबंधित ना हो, वो समाज के भले से संबंधित हो। आप आपसी द्वेष के चक्कर में अगर किसी की झूठी शिकायत देते हैं तो कहीं ना कहीं एक तो टीम कम साहब के पास और उसके बाद समय खराब हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं लोगों का ही नुकसान है। और क्या बताएंगे चेची साहब खुद चेची जी के बारे में? बाकी तो कुछ नहीं साहब, इंजॉय करते हैं और कंटेंटेड रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं हमेशा। और मैं सबको यही कहता हूँ, वैसे तो ईश्वर करता है। आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, जो आपकी सोच है या आपकी जो चिप है, जैसे अभी कृष्ण जी जैसे बता रहे थे थोड़ी देर पहले, तो वो तो ईश्वर निर्धारित करता है कि आपको किस तरह की फीड करके भेजा है सॉफ्टवेयर आपका। उसमें अपना कुछ दोष है नहीं। एक आदमी की पर्सनालिटी जो बनती है ना जी, वो पूर्व जन्म से जो लेके आया है संस्कार, क्योंकि ऐसी रिसर्च है कि ट्विंस, एक ही माँ बाप का डीएनए, एक ही घर में रहे, एक ही माहौल में पेट में रहे, एक ही माहौल में बाहर पढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े, एक बदमाश बन जाता है, एक संत बन जाता है। तो ये सिद्ध करता है कि आदमी कुछ न कुछ पूर्व जन्म से संस्कार जरूर लेके आता है वो। और ये बहुत बार महसूस भी होता है, बहुत बार इस तरह का मैं देखा है कि वो कहाँ से आती है वो इंट्यूशंस और इस तरह की सूचनाएं जो अपने दिमाग से बाहर है, बियॉन्ड अवर थॉट, कि आप बच जाते हो। तो वो तो सब ईश्वर निर्धारित करता है साहब। मैं तो इसलिए चेची साहब, जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते हैं, तो अक्सर हमें एक चीज़ जानने को मिली। चीज़ ये कि साहब प्रेशर बहुत रहता है। उस प्रेशर के साथ रहते हुए काम को भी करना है। उस काम को करने के लिए जो पर्याप्त साधन है वो भी कहीं ना कहीं पूर्णतया उपलब्ध नहीं है। पुलिस में स्टाफ कम, और जैसा कि हम आपको देखते हैं काफ़ी काम आप करते हैं, स्टाफ भी कम है और देखा जाए तो प्रेशर भी बहुत, पर फिर भी आप बिल्कुल कूल माइंडेड होकर अपने जो जूनियर्स हैं, अपने जो साथी हैं, उन सभी को आप प्रोत्साहित भी करते हैं और वो लगातार फुल एनर्जी के साथ काम करते हैं। क्या मूल मंत्र क्या है? मैं ये आप वाला क्वेश्चन ना, मेरे से एक हमारे डीआईजी साहब थे, अब तो वो बहुत सीनियर अफसर हैं और हरियाणा में उनको कोई ऐसा नहीं है कोई ना जानता हो आज की डेट में। उन्होंने मेरे से एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैं एक बार मैं डेपुटेशन पे चला गया, सब इंस्पेक्टर था मैं आईबी में। उससे पहले सबसे पहले मैं डेपुटेशन गया यूनाइटेड नेशंस में 1 साल। फिर मैं गया, आने के बाद आईबी में चला गया, आईबी से मैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में चला गया वापस ना आके। और फिर मैं एक बार भाग गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, जब इंस्पेक्टर बन गया था दिल्ली। तो हरियाणा पुलिस में आईपीएस तो जाते रहते डेपुटेशन, पर आपने कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर डेपुटेशन आउट ऑफ स्टेट जाता हुआ नहीं था। हालांकि सीआईडी भी एक डेपुटेशन है, अभी तो नहीं देखा हुआ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तो क्यों भागता है बार बार में छोड़ के, कहीं एसएचओशिप छोड़ के, खुड्डा लाइन से तो चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छी पोस्ट पे लगे हुए और फिर छोड़ के भाग रहे हो। तो ये आप वाला क्वेश्चन का ये मैंने उस समय विचार किया, मैं क्यों भागता हूँ, खुद भी नहीं कभी दिमाग लगाया। तो उनसे डिस्कशन में फिर ये बात निकल के आई कि असल में मैं ये इस प्रेशर के कारण ही भागता हूँ, क्योंकि आप फील्ड में रहोगे तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, खासतौर पे एक सुबह एक रिक्शा वाला या साइकिल वाला आए, जी मेरा तो साइकिल चोरी होगी, ना इंश्योरेंस से मिल सकती वो, ना कहीं और से मिल सकती, या एक रिक्शा वाले का आप कोई किसी तरीके से नहीं है, ढूंढने का प्रयास जो कर सकते हो वो कई बार सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत बार नहीं होता। तो वो टेंशन और बाकी तो प्रेशर मेरा सच में आपको बता दूं कि मैं एएसआई था तब से मैंने एसएचओशिप करी है, और सब इंस्पेक्टर भी एसएचओ रहा हूँ, इंस्पेक्टर भी एसएचओ रहा हूँ, क्राइम में भी रहा हूँ। परंतु ऐसा कुछ पता नहीं क्या है, कुछ भगवान का कुछ आशीर्वाद कि मेरे पे प्रेशर कभी ना तो किसी अफसर ने क्रिएट किया, ना किसी पॉलिटिशियन ने क्रिएट किया कि गलत कुछ काम करवाना है या प्रेशर दो करना तरह है। के होते हैं। एक तो ये कि कोई उच्च अधिकारी आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करे, या फिर एक ये कि साहब आपको आपका काम दिख रहा है, ये करना है, बहुत ज़्यादा है। वो तो निश्चित है, वो जो खुद हम अपने ऊपर लेते हैं प्रेशर, उससे कैसे निजात पाते? उसका तो कोई तरीका नहीं है साहब। थोड़ा सा प्रेजेंट में रहो, जितना निपटा सकते हो भाई, आप भी लिमिट ही है, जितना कर सकते हैं। कई बार होता है आदमी कहता है जी अभी मर्डर हो गया या कोई क्राइम हो गया जी, डकैती होगी, और जी ढूंढो जी, रोड जाम करेंगे, ये करेंगे, कुछ ना कुछ लोग करते भी हैं प्रयास, परंतु वो प्रेशर तो रहता है दिमाग में, परंतु वो कर पाते नहीं। बिना रोड जाम के या बिना प्रदर्शन के भी उतना ही काम करना होता है पुलिस ने जितना कर पाते हैं। हर एक पुलिस अफसर, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे वो सीनियर मोस्ट आदमी है, सब चाहते हैं कि मेरे एरिया में जो क्राइम हुआ है वो
ट्रेस हो जितना हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है। पर लिमिटेशंस हैं, क्योंकि वर्कलोड जो अब थानों में जिस तरह का है ना कि लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स कहीं और आईओज का बहुत ज़्यादा प्रेशर है जी। तो वो करने के लिए तो बस थोड़ा मेडिटेशन, मैं एक फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ हमेशा। 98 से लेके अब तक, जैसे 94 में मैं भर्ती हुआ था पुलिस में, तो 95 तक तो वो चली गई, फिर 3 महीने की कमांडो ट्रेनिंग करके आए, तब उसके बाद फिर छूट गया सब कुछ। पर फिर मैं 98 में जब मैं नांगल चौधरी थाने में था, तब से लेके और अब तक 25 साल हो गए, मैं हफ्ते में 3 दिन 4 दिन 5 दिन पसीना सुबह 1 घंटा जरूर निकालता हूँ। तो उससे आपका शरीर फिट है, मन भी- मेडिटेशन से काफ़ी हद तक मानसिक रूप से सुदृढ़ता मिलेगी, शारीरिक रूप से सुदृढ़ता मिलेगी। और मेडिटेशन नहीं, आप फिजिकल करो, थोड़ा सा कार्डियो की एक्सरसाइज करो, दौड़ मारो, रनिंग करो, कुछ करो। और मेडिटेशन का तो पहले पहले बैठते थे, पर अब वो बैठने का सिस्टम मेरे समझ में आ गया कि मेडिटेशन बैठ के करने की चीज़ नहीं है। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो फुल टाइम मैं आपके साथ ही करूँ। ये भी मेडिटेशन। हाँ, अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं खाना ही खाऊं, मैं यहाँ किसी से बात कर रहा हूँ तो अब तो 24 घंटे ध्यान एकाग्रता का मतलब है आप जो भी कर रहे हैं अपना ध्यान पूरा उस चीज़ पर रखें, तो कहीं ना कहीं जो आपकी वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। प्रेशर की वजह से जो आपकी वर्क एफिशिएंसी घटती है उसमें आपको कहीं ना कहीं आराम मिलेगा। तो चिची साहब, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही समाज के लिए, लोगों के लिए कार्य करते रहें। उम्मीद करते हैं अब कल परसों अगले हफ्ते कोई और रेड आपकी हमें देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, मिलता हूं दोबारा आपसे। आप देख रहे थे एस एस राठौर को एटीएन न्यूज़ के माध्यम से।